स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। इसके पहले हमने 3 क्लास प्रैक्टिस सीरीज की कर रखी हैं और आज मैं आपके बीच चौथी क्लासेस की लेके आया हूं। अभी बीच में 3-4 दिन का हमारा गैप हो गया, कुछ निजी कार्यों की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से हम वापस से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं ये जो हमारे क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में एसएससी जीडी कांस्टेबल, एनटीपीसी और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। चलिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। नित्या ने एक बचत बैंक में 1200 रुपए जमा किए। बैंक ने प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलेगा? ये हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। जब भी साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ चेक करना है क्या इसमें दर और समय दिया है। अगर दर और समय दिया है, हमें कोई भी सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लिख लो दर। दर कितनी है? आप कहेंगे सर दर है 12% और 12% को आपको भिन्न में बदल लेना है, यानी 12% मतलब होता है 12/100 और जब आप इसे काटेंगे तब ये 4 से कटेगा। 4 तिया 12 और 4 25 100। अब देखिए दर कैसी होती है? दर कैसी होती है? दर होती है वार्षिक। इसमें भी लिखा है प्रतिवर्ष, दर होती है वार्षिक। ठीक, अब जब आप इसे भिन्न में बदल लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो साधारण ब्याज मिलता है तो वो किसके आधार पर मिलता है? मूलधन के आधार पर। किसके आधार पर मिलता है? मूलधन के आधार पर। यानी ये जो नीचे वाली संख्या है ये होती है मूलधन और ये होता है हमारा ब्याज। ये होता है हमारा ब्याज। लेकिन ये ब्याज होता है 1 वर्ष का। एक ही वर्ष का क्यों होता है? क्योंकि दर कैसी होती है? वार्षिक। वार्षिक होती है। तो ये जो 3 रुपए आपको ऊपर वाली संख्या है ब्याज, नीचे वाली संख्या है मूलधन। ये जो आपको 3 रुपए ब्याज दिख रहा है ये है 1 वर्ष का। हमें कितने वर्ष का चाहिए है? 5 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 3 रुपए है तो 5 वर्ष का होगा 3×5 15 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है? जो भी पूछा है हम बता देंगे। हमारे पास ब्रह्मास्त्र तरीका है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या? जो बच्चे नए हैं वो कॉपी में नोट कर ले, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या? उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से दिया है 1200 रुपए। 1200 रुपए जमा किए। जो आप जमा करते हैं या जो आप उधार लेते हैं वो कहलाता है मूलधन। उनके हिसाब से यानी प्रश्न के हिसाब से 1200 रुपए जमा किए। अपने हिसाब से कितने रुपए जमा किए? 25। गुणा चाहिए क्या? 5 वर्ष का ब्याज चाहिए है। 5 वर्ष का ब्याज है 15। अब आप इसे 25 से कैंसिल कर दो। 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो गया। बच गया 20, हो गए 200, 25 अट्ठे 200। 15 गुणा आपको 48 कराना है। 15 अट्ठे हो गया 120। यहाँ आएगा 12, 15 चौके 60 और 12 हो गया हमारा 72। यानी आंसर होने वाला है 720। ऑप्शन नंबर सी। कोई सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन में दर और समय दिया है तो। ठीक, चलिए, ये रहा हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी वर्ष का है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? मान लो कि पहले हम पेट्रोल ले रहे थे 100 रुपए का। कितने रुपए का पेट्रोल ले रहे थे? 100। 100 रुपए दिए, 100 रुपए का पेट्रोल ले लिया। मतलब खर्चा भी 100 रुपए था और खपत भी कितनी थी? 100 रुपए। अब हुआ क्या है कि इसमें 85% की वृद्धि हो गई। तो जब 100 का 85% आप बढ़ाओगे तो फिर 100 का 85% 85 होता है, यानी कि नया रेट हो जाएगा 185 रुपए। अब कायदे से पेट्रोल का रेट 185 हो गया है तो खपत भी कितनी हो गई होगी? 185 रुपए की। जितना आपको पेट्रोल लग रहा था अब भी आपको उतना ही लगेगा। लेकिन आपने क्या किया? कायदे से आपको बचाना चाहिए था, मतलब कायदे से आपको खर्च करना था 85 रुपए और, यानी टोटल 185। लेकिन आपने अपने व्यय में खर्चा किया है कितना? 100 कर रहे थे, अब आप करने लगे हो 11% एक्स्ट्रा, यानी 111 रुपए। तो देखा जाए आपको करना तो था 185 रुपए खर्च, लेकिन आपने किया कितना? 111।
तो आपकी खपत तो होने वाली थी 185 की, लेकिन आपने की कितने की है, 111 की। तो आपने कितने रुपए की कमी की है, 74 की। तो आप कहेंगे यही बात प्रतिशत में बताना है, 74 रुपए की कमी हो गई कितने पर, 185 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। जिससे कटता है काट लीजिए, वैसे तो 5 से आप काट सकते हैं, 37 से भी कट रहा है, 37 एकम 37 और 37 से जाएगा 5 बार में, 37 पंचे हो गया 185, 30 पंचे 150 और 7 पंचे 35, 150 और 35 हो जाएगा 185 और 37 दूनी हो गया 74, 5 से जाएगा 5 दूनी 10 शून्य यानी 20 दूनी 40% इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल था जो अभी हुआ है इस वर्ष, उसी में आया था ये क्वेश्चन, इसी वर्ष का है। कैसे करना है, कई तरीके होते हैं। ये हो रही है इसमें क्रमागत वृद्धि हो, क्रमागत कमी हो। जब रेगुलर किसी चीज में बढ़ोतरी हो या कमी हो तब आपको इस तरीके से लिखना है 15%। आपको भिन्न बनाना आना चाहिए कि भाई 15%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/20। हुआ क्या है कि उसका वेतन पहले 15% घटाया गया, यानी अगर उसका वेतन 20 था तो उसमें 3 की कमी हो गई, यानी वेतन हो गया है 20 से 17। फिर हुआ है 10% की वृद्धि। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी वेतन 10 से 1 बढ़ गया, यानी हो गया है 11। जब भी क्रमागत कोई परिवर्तन होता है, चाहे बढ़े घटे या बढ़ना घटना दोनों साथ में हो जाए, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है और गुणा करा देना है। बिल्कुल 20 का 10 में गुणा कराएंगे हो गया 200 और 17 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 17 धाम तो हो गया 170 और 1 बार 17 और ले लो, यानी हो जाएगा 187। पहले था उसका वेतन 200, अब इतने परिवर्तन के बाद हो गया है 187। कितने की कमी आ गई, आप कहेंगे सर 13 की। यही बात आपको प्रतिशत में बताना है। कैसे, 13 की कमी हो गई कितने पर, 200 पर। ये बन गई भिन्न, बटे करके जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भिन्न। बन गई भिन्न, बनाना प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 2 से आप काटेंगे, यहाँ आएगा 2 6 12, रखा दशमलव, 2 पंचे 10 यानी 6.5% की कमी। ठीक, एक और तरीका होता है, अगर आपको याद रहे तो आप कहें तो मैं बता देता हूं कि 15% घटाया गया तो आपको लिख लेना है -15। फिर क्या हुआ है, बाद में 10% बढ़ा दिया तो बढ़ा रहे यानी -10, और यहां इसके बाद आपको हमेशा माइनस ही लगाना है, चाहे वो कहे अथवा ना कहे, यहां पे आपको माइनस लगाना है, माइनस, और इन दोनों का करा देना है गुणा। 15 ही धाम हो गया अपना 150 और इसके बटे कर देना है 100। शून्य से शून्य गया, 10 से भाग करोगे आ जाएगा 1.5, यानी कि 15 में से 10 गया तो आ गया -5 और यहाँ पे -1.5। तो ऋण मतलब ये तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो हो गया -6.5, 6.5, और ये बात रहेगी प्रतिशत में। माइनस से पता चल रहा है कि कमी हो रही है, माइनस से पता चल रहा है कि कमी हो रही है, तो कितने प्रतिशत कम था, 6.5%। माइनस घटाया है इसलिए -15, बढ़ाया है इसलिए -10, और यहाँ पे आप हमेशा माइनस लगाना और दोनों का गुणा करा के बटे कर देना 100। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। करके देखिए आप लोग, आप चाहें तो वीडियो को रोक के कर सकते हैं। चलिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और साधारण सा ही क्वेश्चन है। 5 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज कब आया है, कांस्टेबल में आया है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट पेपर होता है। साधारण ब्याज 5,000 रुपए है। कैसे करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सीधी सी बात समझनी है कि भाई 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया है, 5,000। तो अब मैं आपसे पूछूं तो 1 वर्ष का कितना है, 1 वर्ष का आप ब्याज बता दो मुझे 1 वर्ष का, तब आप कहेंगे सर 1,000। लेकिन जिनका कैलकुलेशन कमजोर है वो देख लो, 5,000 बटे 5 कर दो, काट दो, आ गया कितना, 1,000। और ये बात आप डायरेक्ट भी बता सकते थे,
5 वर्ष का साधारण ब्याज है 5,000, तो 1 वर्ष का हुआ 1,000। बस यहां से आपकी दर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी दर? दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक, इसलिए हमेशा आपको ब्याज लिखना है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज है 1,000 रुपए। ब्याज मिलता किस पर है? मूलधन पर, और मूलधन दिया है। मूलधन कितना है? 10,000। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। 3 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य गया 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। हो गया। लेकिन जिनको नहीं आता है, 1,000 रुपए ब्याज मिला वार्षिक, हमेशा 1 वर्ष का लिखना, बटे में लिखना मूलधन। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 3 जीरो से 3 जीरो गया यहाँ पे, और ये शून्य से शून्य गया, बचा क्या? 10 एका 10, यानी 10% हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए ये रहा। यदि मैंने 5,000 रुपए की घड़ी खरीदी और 6% का टैक्स चुकाया, तथा 15,000 रुपए के मोबाइल पर फोन पर 12% टैक्स चुकाया, तो मैंने दोनों वस्तुओं पर लगभग कितना टैक्स चुकाया है? ठीक, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, पहले 5,000 का निकाल लेंगे 6%, फिर 15,000 का 12%, फिर जो भी राशि आएगी उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 15 और 5 20। इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आप डेविएशन से कर सकते थे, जो आप औसत में कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए पर उसे कितना टैक्स लगा है? 6%। यहां आप लिख लो 6%। ठीक, और उसे इस 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए पर कितना टैक्स लगा है? 12%। ठीक, चलिए ये आप इसका बना लो अनुपात। 5,000 से ये 1 बार जाएगा और ये जाएगा 3 बार। ठीक, हमें तो बताना है टोटल, तो ये तो औसत वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसा समझ लो, एक संख्या का औसत 6 है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी का औसत कितना है? भाई भाषा भले कुछ लिखी है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अब आपको टोटल बताना है, यहाँ पे कितना आएगा? आपकी जो मर्जी है आप वो मान लो। मैंने मान लिया कि आंसर 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। लो, इन दोनों में से कोई एक मान लो, कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। तो ये 6 से आपको तुलना करनी है, कितना कम है कितना ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा है, यानी यहाँ पे आएगा 0। कुछ नहीं करना है, ये 6 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो एक आंकड़े पर 6 ज्यादा है, जबकि ऐसे कितने हैं? 3 है। एक अनुपात पे 6 ज्यादा है, तो 3 पे कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 18 ज्यादा है। समझ गए? 18 ज्यादा है, और ये सब में बटना है, सब सभी का बताना है ना। तो सब कितना है? एक अनुपात यहाँ था, 3 यहाँ था, तो टोटल हो गया 4। तो 18 की बढ़ोतरी हो रही है कितने लोगों पर? 4 लोगों पर। कटता है तो काट लीजिए। ये 2 दूनी हो गया 4, 2 इनाम 18, 2 से 9 में भाग करेंगे तो आएगा 4.5, यानी जो आपने औसत माना है, कितना माना था? 6, और 6 में 4.5 की कर दीजिए वृद्धि, यानी आंसर होने वाला है 10.5, यानी इसी को बोलते हैं 10 सही 1/2, 10.5% हमारा आंसर होगा। ठीक, समझाने में टाइम लगता है, बाकी जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, कैलकुलेशन से आपको बचाएगा। औसत वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए आसान सा क्वेश्चन है ये अपना। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान के चलो उसकी आय कितनी है? 100 है। कितनी है उसकी आय? 100 है। 45% वो खर्च करती है। कभी भी प्रतिशत से अगर आपको कोई वैल्यू माननी पड़े और आपकी प्रतिशत यहाँ पर पूर्णांक में हो, तो आप हमेशा 100 मानना। और आप अगर चाहें तो इसकी आप भिन्न भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे 45%, और 45% को जब आप भिन्न में बदलोगे तो हो जाएगा 45/100 हो गया। कटता है तो काट लीजिए, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी 20/9। ये हो गई उसकी आय। काय का उसने बोला ना, आय का। आय का तो जिसका बोलते हैं वो नीचे होता है। ये है उसकी आय, उसकी इनकम है 20। अब 9 रुपए उसने क्या कर दिए हैं? खर्च। ये खर्च का प्रतिशत बता रही थी। तो 20 में से अगर उसने 9 खर्च कर दिए हैं तो उसने कितने बचा लिए हैं? आप कहेंगे 11। 11 है उसकी बचत। अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उनके हिसाब से वैल्यू दी है 66,000। 66,000 रुपए बचाती है।
अपन कितना बचाते हैं 11, अपने हिसाब से 11 चाहिए क्या आय, और आय है उसकी 20। 11 एकम 11 से जाएगा 6 बार में, 3 जीरो का 3 जीरो, 6 दूनी हो गया हमारा 12, और यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए लो, यानी 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एनटीपीसी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि भाई संपूरक कोण क्या होता है। तो ऐसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ने से 180 डिग्री बनता हो, कितना बनता हो 180 डिग्री, उन्हें बोलते हैं संपूरक कोण। तो जब भी संपूरक कोण लिखा हो आप समझ जाना कि वो 180 डिग्री की बात कर रहा है। और जब दो कोणों को मिलाने से जोड़ने से 90 डिग्री होता है तो उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। तो यहाँ वो क्या बताना चाह रहा है, दो संपूरक कोणों में से, यानी संपूरक कोण मतलब दोनों को मिला के 180 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। अधिक है, कम है, बड़ा है, छोटा है, ये क्या होता है, ये बता रहा है आपको वो अंतर, यानी दोनों कोणों के बीच में अंतर कितना है 28 डिग्री का। तो वो हमें क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि x, अगर दो कोण x और y हैं तो दोनों का जोड़ जो है योगफल है होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण है। और उसने हमें बताया है अंतर x ऋण y, अंतर कितना है 28 डिग्री। उसने बताया ना बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो ये होता है अंतर। 180 डिग्री कहां से आया, ये हमें मालूम होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या हमें इस मेथड से करना है? बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए लिखा है। जब आपको इस तरीके से बांटना हो कि दोनों का योगफल कितना है 180 डिग्री, 180 रुपए, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, लेकिन इस तरीके से आपको दो लोगों में 180 रुपए आपको दो लोगों में बांटने हैं, लेकिन इस तरीके से बांटना है कि अंतर रहे 28 का। तो हमें करना क्या है, 180 में से 28 निकाल के रख लेना है। तो जैसे ही आप 180 में से 28 रुपए निकालोगे तो बचेगा आपके पास 152 रुपए। कितना बचेगा 152 रुपए। 152 रुपए आप लिख लो। अब आप 152 रुपए को दो लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तो 75 दूनी 150 होता है, यानी दोनों को मिलेंगे 76 और 76 रुपए। अब जो आपने ये 28 रुपए बचाए हैं दोनों में से किसी एक को दे दो, आप इसको दे दो, कितना हो जाएगा 8 6 14, 1 7 2 9 और 1 10 हो गया, और ये हो गया 76। आपसे क्या पूछा है, छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण है दोनों में से ये 76 वाला, हमारा आंसर होगा 76 डिग्री। लेकिन अगर पूछता है बड़ा कोण बताइए, तो बड़ा कोण भी आपके सामने है 104 डिग्री। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप सीख गए हैं तो हो सकता है बिना पेन उठाए भी आप इसका आंसर कर पाओ। चलिए, 12,500 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है। इन्वेस्ट तो किए थे 12,500, लेकिन अब वो 4 वर्षों के बाद हो गए 15,500। ये हो जाती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं मिश्र धन। भाई कैसे हो गई 12,500 से 15,500 रुपए कैसे बन गई? भाई इसमें ब्याज जुड़ गया है, ब्याज जुड़ गया है। और जब राशि में यानी मूलधन में ब्याज जुड़ता जाता है और जो राशि बनती है उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। यानी हमारी राशि थी 12,500, 4 वर्षों के बाद, 4 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो गई है 15,500 रुपए हो गई है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है ब्याज। तो हमें ब्याज कितना मिल गया? आप कहेंगे सर 3,000 रुपए मिल गया ब्याज। हमें बताना क्या है भाई, हमें तो दर बताना है। और मैंने आपको अभी सिखाया पिछले क्वेश्चन में कि जब आपको दर निकालना है तो आप निकाल लो 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 ही वर्ष का क्यों? क्योंकि दर होती है वार्षिक, दर होती है वार्षिक। अब आपको लिखना है भाई 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज है 3,000 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ 750 रुपए। वैसे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है समझ में वो लिख सकते हैं 4 वर्ष का 3,000। तो 1 वर्ष का कैसे निकालते हैं? भाग करके, यानी 3,000 बटे कर दीजिए 4, 4 से जाएगा 4 7 28, बच गया 2, 4 5 20, शून्य, यानी 1 वर्ष का ब्याज है 750 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 750 रुपए। ब्याज मिलता किस पर है? मूलधन पर, और मूलधन ये रहा।
तो 12,500 पर मिला है 750 रुपए। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, लो दर आ गई, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 25 तिया हो गया 75, जीरो का जीरो, और 25 पंचे हो गया 125, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 के 30, आंसर होने वाला है 6%। कहां है भाई 6%? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एमपी कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। चलिए, मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 के अनुपात में है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उस दर पर जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज की दर से 2.5% कम है। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन दी है ऊपर, उसमें उसको ब्याज जो मिला है वो साधारण ब्याज वाला मिला है, वहां से आपको निकालना है दर, और फिर उस दर से 2.5% कम करके आपको इस 20,000 रुपए वाली राशि का बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कैसे करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। यानी उसने बताया है मूल राशि, मूल राशि ही होती है मूलधन। क्या होती है? मूलधन। साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि, जमा करने के बाद राशि हो गई कितनी? 2 से कितनी हो गई? 2 से कितनी हो गई है? 3। ये जो हो गई है ये क्या होता है? ये होता है मिश्रधन। भाई कैसे हो गई? 2 रुपए इन्वेस्ट किया था, हो गई 3 रुपए, तो कैसे हो गई? ब्याज मिला है। अब 2 से 3 हो गई तो हमें कितना ब्याज मिला है? 1 रुपए ब्याज मिला है, लेकिन कितने साल में मिला है? 4 साल में। अब मैं आपसे कहूं भाई 4 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 1 साल का बताइए। वैसे तो बताने वाले बता देंगे कि 0.25 हुआ, लेकिन कई बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। तब आप ऐसा करो कि भाई ये 2:3 है, इसमें आपको जो परिवर्तन करना है कर लो, जिसका गुणा कराना है करा लो, बस ये अनुपात चेंज नहीं होने चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इस 2 को बोल दिया 200, 2 जीरो इसको दे दिए, 2 जीरो इसको दे दिए, ताकि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब मैंने अनुपात तो चेंज नहीं हुए, 2 और 3 ही है, यानी राशि थी 200 रुपए, हो गई है 300 रुपए। कितने रुपए ब्याज मिल गया? 100 रुपए। लेकिन ये कितने वर्ष का ब्याज है? ये कितने वर्ष का ब्याज है? ये तो भाई 4 वर्ष का ब्याज है। अब मैं आपसे कहूं 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज हो गया 100, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज है 100/4, और जिनको आता है वो बता देंगे कि भाई 25 रुपए, 25 रुपए ब्याज मिला। यहां से आप दर निकाल लो, भाई 25 रुपए का ब्याज मिला, किस पर मिला? 200 पर, 200 पर, यही है ना मूलधन, बटे लिख दो 200, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, 25 एकम 25 अट्ठे 200, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। जिनको नहीं आता है वो भाई काटे आएंगे, बाकी आपको सीखना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार में, और 25/2 करेंगे आप तो आएगा 12.5%। ये आ गई हमारी साधारण ब्याज वाली दर। लेकिन उसने क्या बोला है कि हमें 20,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए जमा करना है, और ब्याज बताना है कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो इससे 2.5% कम है, तो 12 से 2.5% जब आप कम करेंगे तो दर आएगी 10%, और जब 10% आएगी तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यानी 10% का मतलब होता है 1/10, यानी राशि हो जाएगी 10 से 11। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का, तो आप बोलो 10 से 11, आपको 2 बार लिखना है क्रमागत तरीके से। 10 धाम हो गया यहाँ पे 100, और यहाँ पे हो गया 121। ये होता है हमारा मूलधन, ये हो गई, मतलब ये होता है मिश्र धन। 100 रुपए की राशि 121 हो जाएगी, ब्याज मिलेगा 21 रुपए। बाकी सारी चीजें आपके पास में है, उनके हिसाब से आपके पास दिया है मूलधन, उनके हिसाब से आपको दिया है मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन है 20,000 रुपए, अपने हिसाब से मूलधन हो गया 100, गुणा चाहिए क्या? आपको चाहिए है ब्याज, और ब्याज बनेगा 21 रुपए। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 21 गुणा 2 करेंगे आप, आएगा 42, 21 दूनी 42, और 2 जीरो को 2 जीरो, आंसर होने वाला है 4200। ठीक है ना, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से आप दर उठा सकते थे। ये छोटी छोटी चीजें हमें एग्जाम में नहीं लिखनी होती, लेकिन मेरा काम है समझाना, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। कुछ लोग जल्दी बता देंगे 4 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है तो 1 वर्ष का 25 रुपए। अब ये 200 300 कैसे हो गया? जब आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप अनुपात में ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए,
और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन हम अभी बना चुके हैं। अब आप चाहें तो इसे देखते देखते बना देंगे कि भाई संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 50% अधिक है। एक ही पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जब एक ही पेपर में 2 बार आ सकते हैं तो आपके पेपर में 1 बार तो आना ही चाहिए। संपूरक कोण मतलब 180, दो कोण 180 है, इसमें से आप 50 निकाल दो, बच गया 130। अब 130 को आधा आधा बांट दो, यानी 65, और एक को वापस जो आपने 50 बचाए थे दे दो। तो एक के पास पहुंचा 115 डिग्री और एक के पास पहुंचा 65 डिग्री। पूछा है छोटा, छोटा हो गया हमारा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। कैसे करना है? संपूरक कोण मतलब दोनों का योग है 180 डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, इसको बोलते हैं अंतर। 180 रुपए आपको 2 लोगों में बांटना है, लेकिन अंतर रखना है 50 का। 180 में से आप 50 निकाल लो तो बचेगा यहाँ पे 130, और 130 को आधा आधा दोनों को दे दो। इसके पास पहुंचा 65, इसके पास 65। अब जो आपने ये निकाल के रखा था, ये दोनों में से किसी एक को दे दो। आप रख कर क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको 50 दे दो, तो ये कितना हो गया 6 5 11, यानी 115 डिग्री, और ये हो गया अपना 65 डिग्री। जो भी पूछे बता दो। छोटा कोण 65 डिग्री, बड़ा कोण 115 डिग्री। ठीक, एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन। आज हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिए थे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाएं जो इस बार मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।